नमस्कार। बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम निबंध संग्रह में से साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है निबंध, जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। कल की चर्चा को ही आगे बढ़ाते हुए हम आज महाभारत काल और रामायण काल से आगे की बात करेंगे। रामायण और महाभारत काल तक की बात हमने कल की थी, जो कि बालकृष्ण भट्ट ने अपने निबंध में लिखा है कि किस तरह से रामायण काल में और महाभारत काल में मूल्यगत जो ह्रास है वह हो गया था, और उसका जो प्रतिबिंब है वह हमें रामायण काल और महाभारत काल में देखने को मिलता है। अब महाभारत काल के बाद की यदि बात करते हैं तो महाभारत काल के बाद भारत बहुत कुछ बदल गया था, और क्योंकि भारत बहुत बदल गया था तो उस समय के साहित्य में भी बहुत परिवर्तन आया। बौद्धों का प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित हुआ, और जैसा कि आपको पता है कि बौद्ध वेद और ब्राह्मणों के विरोधी थे, और निश्चित रूप से जब वो ब्राह्मणों के विरोधी थे तो वेदों की भाषा जो कि संस्कृत थी वे उसके भी विरोधी हो गए। और यही कारण है कि उस समय जो साहित्य की भाषा है वो भी कहीं कहीं संस्कृत के स्थान पर प्राकृत होती चली गई। बौद्धों के समय में संस्कृत आम बोलचाल की भाषा नहीं रही। जो आम बोलचाल की भाषा थी उस भाषा को प्राकृत कहा जाता था, और उसे नीचों की भाषा भी समझी जाती थी। यही कारण है कि उस समय जो संस्कृत के नाटक लिखे गए थे, उन नाटकों में से जो उत्तम पात्र हुआ करते थे, जैसे यदि कोई पात्र ब्राह्मण है या पात्र राजा है, तो उसके मुख से जो संवाद कहलाए जाते थे वो तो संस्कृत के होते थे, और बाकी जो प्रजाजनों के संवाद होते थे या किसी सामान्य व्यक्ति के संवाद होते थे वे सभी प्राकृत भाषा में कहे गए। संस्कृत आम बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी उस समय, लेकिन फिर भी साहित्य में संस्कृत भाषा में उस समय एक से बढ़कर के एक ग्रंथों की रचना हुई। उस समय में कालिदास हुए, भवभूति हुए, भारवी, श्रीहर्ष, बाण आदि सभी ने साहित्य को समृद्ध किया। और जब भोज का समय था तब तो कविता की इतनी अधिक उन्नति हो गई थी कि एक श्लोक के लिए बहुत सारी रकम, बहुत सारा इनाम कवियों को दिया जाता था। यह बात रही बौद्धों की। बौद्धों के बाद जो युग आया वो पुराणों का युग आया, और पुराणों का जो साहित्य था वो रचा गया। पुराणों के साहित्य के कारण वेदों की जो बहुत सी ऐसी घिनौनी प्रथाएं थी उनका अंत हुआ। उन रीतियों को और उन रस्मों को तिलांजलि दी गई। तो उसी प्रकार पुराणों के द्वारा भी शुद्ध और सात्विक धर्म को स्थापित किया गया। पुराणों के समय में अनेक मत मतांतरों का प्रचलन हुआ, और क्योंकि अनेक मत मतांतरों का प्रचलन हुआ तंत्रों का सहारा भी लिया जाता था। आगे चल कर के पूजा के क्षेत्र में भूत प्रेत, भैरव, डाकिनी, शाकिनी आदि इनकी भी पूजा होने लगी। और फिर धीरे धीरे जो बौद्धों ने अहिंसा की स्थापना की थी, उस अहिंसा के स्थान पर मांस, मदिरा इसका प्रचार हुआ, क्योंकि तांत्रिक साधना थी, और तांत्रिक साधना में मांस, मदिरा इसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार तांत्रिकों ने तमोगुण को प्रधानता दी। तो इसलिए इस समय का जो साहित्य है उसमें भी इसी तरह का हमको देखने को मिलता है। आगे चल कर के शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध आदि ये सभी अलग हो गए। उनमें आपस में बहुत ज़्यादा विरोध हो गया। हिंदू जाति में नए नए धर्म पैदा होने लगे, नए नए धर्म बनने लगे, अनेक मत बनने लगे। मत थे उनके टुकड़े होते चले गए, मत अनेक अनेक नामों से प्रचलित होते चले गए।
राम के उपासक अपने आप को अलग कहते थे, कृष्ण के उपासक अपने आप को अलग कहते थे। इतना ही नहीं, राम के उपासक कृष्ण के उपासकों से लड़ते थे और कृष्ण के उपासक राम उपासकों से कोई वास्ता नहीं रखते थे, उनसे कोई सरोकार नहीं रखते थे। तो इस प्रकार की स्थिति उस समय में हो गई। तो इस समय जब ऐसी स्थिति हो गई तो उसका भी हमको साहित्य में सीधा सीधा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। प्राकृत के बाद में हमारे साहित्य जगत में जो ग्रंथ आए वो पद्मावत, पृथ्वीराज रायसा, ये दो प्रमुख रचनाएं आई। बालकृष्ण भट्ट का मत है इन दोनों ग्रंथों के बारे में कि पद्मावत की कविता में तो फिर भी थोड़ा बहुत रस है, किंतु लेखक के अनुसार पृथ्वीराज रायसा जो रचना है उसमें तो उनको तारीफ जैसी या उसकी विशेषता बताने जैसी कोई बात दिखाई नहीं देती है। तो प्राकृत से लेकर के और वर्तमान, प्राकृत से वर्तमान हिंदी तक आने की बात करते हैं, तो प्राकृत से लेकर के वर्तमान हिंदी को लाने में पृथ्वीराज रायसा का निश्चित रूप से हाथ है। जिस प्रकार अनेक मत मतांतर हुए, उसी प्रकार हमको भाषा के क्षेत्र में भी साहित्य में विविधता देखने को मिली। साहित्य में गुजराती भाषा का प्रयोग होने लगा, मराठी का, बंगला का, जो अलग अलग प्रांतों की भाषा थी वो वहाँ अलग अलग भाषाओं में ही रचना होने लगी। इन सभी भाषाओं में बंगला भाषा सबसे अधिक कोमल, मधुर और सरस भाषा है। मराठी कठोर भाषा है, कानों को कड़वी लगने वाली कर्णकटु भाषा है, और लेखक के अनुसार पंजाबी तो निहायत ही भद्दी भाषा है और उसमें क्योंकि रूखापन भी है। इन सब भाषाओं के अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं ब्रज भाषा की, तो ब्रज भाषा में बहुत ज़्यादा मिठास है। इतनी ज़्यादा मिठास है कि इस भाषा में श्रृंगार के अतिरिक्त दूसरे रस की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यदि चाहें कि वीर रस का ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखें तो लिखना संभव नहीं है। कवियों ने फिर अपने लिए बुंदेलखंडी को चुना लिखने के लिए ब्रज भाषा के अलावा। क्यों? क्योंकि इसमें सभी रसों की रचना हो सकती थी, चाहे हम वीर रस की करें चाहे किसी भी रस की करें, लेकिन इसमें ये स्थिति नहीं थी कि ब्रज भाषा की भांति केवल श्रृंगार इसमें ही रचना हो सकती है। तो दूसरी भाषाओं के मुकाबले हिंदी का जो साहित्य है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बढ़ा हुआ है। जैसे मराठी, गुजराती, बंगला आदि भाषाओं ने भी इस साहित्य के विकास में अपना योग दिया, और इसलिए ये जो हिंदी साहित्य है यह इन भाषाओं के कारण संस्कृत साहित्य से बस कुछ ही कम समृद्ध है, बाकी हिंदी साहित्य अपने आप में अत्यंत समृद्ध है। तो इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने जिस प्रमुख बात पर चर्चा की है वो यही है कि साहित्य जन समूहों के यानी मनुष्यों का जो समूह है अर्थात जो हमारा समाज है उनके हृदय में जो भी कुछ चलता है, वे जो भी कुछ सोचते हैं, उस समय जैसी भी परिस्थितियाँ होती है व्यक्ति वही सोचता है जो कि उस समय की परिस्थिति होती है, और जिस समय की जैसी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के अनुसार वह सोचता है और उस परिस्थिति के अनुसार ही वह साहित्य की रचना करता है। क्योंकि लिखने वाले भी उसी समाज से होते हैं और पढ़ने वाले भी उसी समाज से होते हैं, तो इसलिए यह निश्चित बात है कि जो साहित्यकार है वह समाज से अलग नहीं हो सकता। समाज की जो भी कुछ व्यवस्थाएं हैं, समाज की जो भी कुछ रीतियां हैं, समाज की जितनी भी परंपराएं हैं, उन सब से वह विमुख नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ये जो बालकृष्ण भट्ट हैं इन्होंने वैदिक काल से लेकर के आज तक के जो साहित्य है उसके बारे में ये बताया है कि जिस समय जिस समाज में जिस तरह के जीवन मूल्य रहे, जिस समय समाज में व्यक्तियों की जिस तरह की सोच रही, उस सोच का प्रतिबिंब ही हमें साहित्य में देखने को मिलता है। व्यक्ति जो भी कुछ सोचते हैं उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में जो भी कुछ चलता रहता है वही साहित्य में उतर करके आता है। और इसलिए ये जो निबंध है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, इसमें संक्षेप में यही बात कही गई है कि व्यक्तियों की सोच का, समाज
परंपराओं का व्यक्तियों की सोच पर प्रभाव पड़ता है और व्यक्तियों की जो सोच है उसका साहित्य पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। न केवल प्रभाव पड़ता है बल्कि जो कुछ वो सोचते हैं उसी का विकास हमें साहित्य में देखने को मिलता है। उसका जो विकसित रूप है, उसका जो एक परिनिष्ठित रूप है, वो हमको साहित्य में देखने को मिलता है। बच्चों, ये हमने निबंध के बारे में पढ़ा, निबंध का हमने संक्षेप में परिचय प्राप्त किया। अब मैं इस निबंध से संबंधित कुछ प्रश्न जो हैं वो मैं आपको PDF में डाल रही हूँ। उन प्रश्नों के उत्तर आप करने की कोशिश करें और उन प्रश्नों के उत्तर हल करें जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।